नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी प्रोग्रेस एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव आज आपके लिए लेकर के आई हूँ हिंदी का एक नया टॉपिक जिसका नाम है सर्वनाम। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सर्वनाम को पढ़ने वाले हैं जिसे हम इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं। तो दोस्तों हम सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम की पहचान, हम सारी ही चीज़ों को वन बाय वन क्या है डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे यदि ऐसे दोस्त हैं जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो वो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों पहला ही क्वेश्चन इस टॉपिक से बन जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब 6 भेद सर्वनाम के कौन कौन से होते हैं जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। तो सर्वनाम के पहले भेद में होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके भी 3 भेद होते हैं जो कि नीचे लिखे हुए हैं। दूसरा हमारा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान के लिए कुछ शब्द लिखे होते हैं जैसे कि यह और वह। जब भी वाक्य में यह और वह आता है तो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तीसरा हमारा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की भी पहचान के लिए कुछ शब्द लिखे होते हैं जैसे कि कोई, कुछ। चौथा हमारा होता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम के भी कुछ पहचान के लिए कुछ शब्द लिखे होते हैं जैसे कि जो, सो। पांचवा हमारा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम जिससे हम प्रश्न करते हैं कौन, क्या। और लास्ट हमारा होता है निजवाचक सर्वनाम जिसमें हम आप, अपना, अपने, आप ही शब्द पहचान के लिए होते हैं। तो दोस्तों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और 6 भेद ये वाले होते हैं। हम वन बाय वन एक एक करके सारे ही भेदों को चर्चा करने वाले हैं, काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, इनके भेदों पर जाने के पहले हम ये देखेंगे कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, सर्वनाम की पहचान क्या होती है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इनकी हम परिभाषा को डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके सामने परिभाषा सर्वनाम की लिखी हुई है। सबसे सीधी, सबसे सरल, सबसे आसान परिभाषा होती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि संज्ञा के स्थान पर जब हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त न होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं तथा किसी एक का नाम न होकर सबका नाम होता है। जैसे कि मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं तथा मैं किसी एक का नाम न होकर सबका नाम अर्थात सर्वनाम होता है। तो मैं भी मेरे लिए मैं बोलती हूँ, आप भी आपके लिए मैं बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मैं का जो शब्द होता है वो क्या है, किसी व्यक्ति विशेष एक का न होकर सबके लिए प्रयुक्त होता है और वो किसी एक का नाम न होकर सबके नाम होता है। और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब वो कौन कौन से प्रयुक्त होते हैं हम देखने वाले हैं। दोस्तों नीचे लिखा है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? तो सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं जो कि हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं। यदि क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आपको देखने को मिलता है कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं तो वो 6 होते हैं। यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि हिंदी में मूलतः सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं तो हिंदी में मूलतः सर्वनाम के 11 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? जैसे कि मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। तो हिंदी में मूलतः सर्वनाम 11 प्रकार के होते हैं जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। यदि क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि हिंदी में प्रयोग की दृष्टि से देखते हैं तो सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो प्रयोग की दृष्टि से भी सर्वनाम के कितने 6 प्रकार होते हैं। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आप लोगों को बस इतना कुछ याद रखना है, इनके भेदों को याद रखना है और इनकी संज्ञा परिभाषा जो होती है बहुत ही सिंपल ईजी होती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब आगे हम इनको एक एक जो 6 भेद होते हैं इनके एक एक को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सर्वनाम के 6 भेद में से पहला भेद आपके सामने लिखा हुआ है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है पहले इसको हम देख लेते हैं। तो जो सर्वनाम कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए उनका बोध कराते हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं वो कहने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में कहा जाता है उनका क्या है, बोध कराते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कहने वाला कौन होता है, सुनने वाला कौन होता है और जिस विषय में कहने वाला और सुनने वाला बात करते हैं वो कौन होता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनके भी मुख्यतः 3 भेद होते हैं जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। इनका प्रयोग केवल सजीव के लिए किया जाता है। पहला भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन कौन से शब्द आ जाते हैं जैसे कि मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। उत्तम पुरुष में दोस्तों कौन आते हैं? तो इस उत्तम पुरुष में वक्ता आते हैं। वक्ता यानी कि कहने वाला। तो उत्तम पुरुष में वक्ता आता है।
सेकंड इसका भेद होता है कि मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में कौन कौन से शब्द आ जाते हैं, जैसे कि तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, आपने, आपको। तो ये सारे ही शब्द मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। और इसमें कौन होता है, इसमें श्रोता होता है। तो उत्तम पुरुष में वक्ता यानी कि कहने वाला, मध्यम पुरुष में श्रोता आता है जो कि सुनने वाला। इसका तीसरा भेद होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में कौन कौन से शब्द आ जाते हैं, जैसे कि यह, वह, वे, ये, इन, उन, उनको, उनसे, इन्हें, इससे, आपको। तो दोस्तों परिभाषा में लिखा हुआ है कि सर्वनाम कहने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में कहा जाता है उनका बोध कराते हैं। तो अब इसमें कहने वाला कौन है, तो उत्तम पुरुष यानी कि वक्ता। वक्ता यानी कहने वाला। मध्यम पुरुष यानी कि सुनने वाला यानी कि श्रोता। जैसे कि अभी मैं हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो मैं क्या हूँ, उत्तम पुरुष हूँ। आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो आप कौन हो, श्रोता हो। तो आप कौन हो, मध्यम पुरुष हो। और मैं और आप, हम जिस विषय के भी बारे में बात कर रहे हैं वो क्या है, अन्य पुरुष है। दोस्तों इन मध्यम, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के 3 उदाहरण हमें लिखे हुए हैं। इनके उदाहरणों को भी हम देख लेते हैं। पहला उदाहरण है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, मैं वाला शब्द आया है और मैं किस में आता है, मैं उत्तम पुरुष में आता है। तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये उत्तम पुरुष कहलाएगा। दूसरा उदाहरण है, तुम घर नहीं आओगे। तो तुम यहाँ पर आया है और तुम की पहचान हमने अभी देखी कि तुम जो होता है वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत शब्द आता है। तो तुम घर नहीं आओगे, तो ये कौन सा वाक्य हो गया, ये मध्यम पुरुष वाक्य हो गया। तीसरा उदाहरण है, वह खेल रहा है। तो वह काय में आता है, तो वह हमने अभी देखा कि ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। तो वह खेल रहा है, तो ये क्या है, अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, वक्ता कौन होता है, श्रोता कौन होता है। वक्ता और श्रोता जिस किसी भी विषय में बात कर रहे होते हैं वो तीसरा ही कोई अन्य पुरुष होता है। तो दोस्तों आप लोगों को इनकी पहचान के लिए जो शब्द लिखे हुए हैं आप लोगों को अच्छे से इनको याद रख लेना, इनको पहचान लेना है। जब भी क्वेश्चन एग्जाम में इनमें से आता है तो इन्हीं शब्दों को हमें देखकर ही आंसर टिक करना होता है। हमने तीनों ही के भेदों के एग्जाम्पलों को भी, उदाहरणों को भी हमने देख लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सर्वनाम की ओर। तो दोस्तों सर्वनाम के 6 भेद में से अब दूसरे भेद पर हम आ गए हैं, जिसका नाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम को ही संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। अब दोस्तों इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि कोई वस्तु या व्यक्ति क्या है, वो एकदम निश्चित है। तो इसके नाम से ही स्पष्ट होता है। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है, जो सर्वनाम पास की या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। इनके भी मुख्य 2 प्रयोग होते हैं। निकट की वस्तुओं के लिए हम यह और वे शब्दों का प्रयोग करते हैं और दूर की वस्तुओं के लिए हम वह और वे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब हम निकट की वस्तुओं को निश्चित करते हैं तब यह और वह, ये के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। और यदि हम दूर की वस्तुओं के लिए जब निश्चय करते हैं तो वह और वे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो पहला उदाहरण है इसका, हमारे सामने लिखा हुआ है, यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है यानी जो भी पुस्तक है वो क्या है, आपने निश्चित कर दी कि यह पुस्तक मेरी है। दूसरा एग्जाम्पल है, वह उनकी मेज है। तो जो भी मेज है वह उनकी मेज है। तो हमने क्या है, यहाँ पर वस्तु या व्यक्ति को हम क्या है, निश्चित करते हैं। तीसरा उदाहरण है, ये मेरे हथियार है। जो भी हथियार है ये मेरे हथियार है। तो ये क्या, मैंने निश्चित कर दिया। चौथा उदाहरण है, वे तुम्हारे आदमी। अब जो भी आदमी है वो तुम्हारे ही आदमी है, मतलब कि यहाँ पर भी जो आदमी है वो मैंने निश्चित कर दिया कि वे तुम्हारे ही आदमी हैं। तो इनकी पहचान के लिए यह और वह, ये, वे, ये सारे ही शब्द आते हैं। तो आई होप कि आपको ये सर्वनाम भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इनकी भी आप लोगों को पहचान अच्छे से याद रखनी है कि निकट की वस्तुओं को जब निश्चित करते हैं तो यह और ये शब्दों का प्रयोग करते हैं, और दूर की वस्तु के लिए जब हम निश्चित करते हैं कोई वस्तु या व्यक्ति तो वह और वे के लिए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों अब हम तीसरे भेद की ओर चलते हैं। तो सर्वनाम का तीसरा भेद क्या कहता है, तो सर्वनाम का तीसरा भेद होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके पहले हमने अभी देखा निश्चयवाचक सर्वनाम, हमने अभी देखा। अब ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अभी हमने निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है, चीज़ों को निश्चित करा था कि यह मेरी पुस्तक है, वे तुम्हारे आदमी है। लेकिन यहाँ पर अब क्या है, व्यक्ति वस्तु को हम निश्चित नहीं कर पाते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है कि जिस सर्वनाम के प्रयोग से किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध न हो वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि कोई सर्वनाम का प्रयोग प्रायः प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है, जैसे कि कोई तुम्हें बुला रहा है। और कुछ सर्वनाम का प्रयोग हम वस्तु या अप्राणीवाचक के लिए होता है, जैसे कि कुछ सेब यहाँ पड़े हैं। कहीं, किसी, कुछ आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं।
तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है कि हम किसी वस्तु या प्राणी को हम निश्चित नहीं कर पाते हैं और इसकी पहचान के लिए कुछ शब्द होते हैं जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं। कोई और कुछ जब भी वाक्य में आ जाता है तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। कोई का प्रयोग हम किसी प्राणीवाचक के लिए करते हैं और कुछ का प्रयोग हम किसी अप्राणीवाचक के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो इसके भी उदाहरण हमारे सामने लिखे हुए हैं। तो पहला उदाहरण है आपके सामने, आपको कोई बुला रहा है। तो आपको कोई बुला रहा है यानी कि कोई भी बुला रहा होगा, हमें वो व्यक्ति पता नहीं है कि हमें कौन बुला रहा है। दूसरा उदाहरण है उसकी कुछ समस्या है। अब कुछ समस्या हमें नहीं पता कि उसकी समस्या क्या है, लेकिन कुछ समस्या है, तो हम यहाँ पर चीज़ों को निश्चित नहीं कर पाते हैं। तीसरा उदाहरण है कोई आ रहा है। अब कौन आ रहा है हमें नहीं पता, तो कोई आ रहा है। तो ये कोई, कुछ, ये जितने भी शब्द होते हैं ये निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। चौथा उदाहरण है कुछ सेब यहाँ पड़े हैं। अब कुछ सेब यहाँ पड़े हैं, हमें नहीं पता कौन से सेब हैं, हम उनको पहचानते नहीं, बस कुछ सेब यहाँ पर पड़े हुए हैं। पांचवा उदाहरण है कोई आ गया तो क्या करेंगे। अब कोई आ गया तो क्या करेंगे, अब हमें नहीं पता, कोई भी आ सकता है, तो कोई आ गया तो क्या करेंगे। तो आप लोगों ने देखे, इनके उदाहरण भी देखे कि इनका यूज़ कैसे किया जाता है, इनकी पहचान कैसे होती है। जब भी आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, यदि कोई सेंटेंस आपको दे देते हैं और बोलते हैं कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो आप लोगों को अच्छे से पहचानना आना चाहिए। तो आप लोगों को ये सारे शब्द अच्छे से याद रखना है कि कोई और कुछ जब वाक्य में आ जाता है तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अगले सर्वनाम की ओर। सर्वनाम के 6 भेद में से चौथे भेद पर हम आ चुके हैं, जिसका नाम है संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम है, इसके भी नाम से स्पष्ट होता है कि यहाँ पर क्या है, संबंध को दर्शाता है। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है कि वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध दिखाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि जो, सो, जिसने, उसने, जहाँ, वहाँ आदि भी संबंधवाचक सर्वनाम शब्द होते हैं। तो संबंधवाचक सर्वनाम के कौन कौन से शब्द होते हैं आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। जब भी इन्हीं में से शब्दों में से वाक्य बनकर के आता है और वाक्यों में यही शब्दों का प्रयोग होता है और सेंटेंस दे देते हैं और पूछते हैं कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो जो, सो, जिसने, उसने, जहाँ, वहाँ, ये सारे ही शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों, इनके उदाहरणों को हम देख लेते हैं कि इनके उदाहरण कैसे बनते हैं। तो पहला उदाहरण है हमारे सामने, जो सोएगा सो खोएगा। तो जो सोएगा सो खोएगा यानी कि हमने संबंध बता दिया है यहाँ पर कि जो सोएगा वो खोएगा। दूसरा उदाहरण है जो करेगा सो भरेगा, यानी कि जो करेगा वो भरेगा। तो यहाँ पर भी क्या है, हमने संबंध को दर्शा दिया और संबंध हम किन शब्दों से दर्शा रहे हैं, जो, सो। तीसरा उदाहरण है जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो हमने यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी हमने संबंध को दर्शाया है कि जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। तो जिसकी और उसकी शब्दों से हमने क्या है, यहाँ पर संबंध दर्शाया। चौथा उदाहरण है जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता है, यानी कि यहाँ पर भी हम संबंध बता रहे हैं कि जो सत्य बोलेगा वो कभी नहीं डरेगा। तो हमने यहाँ पर जो और वह से शब्दों का प्रयोग किया है। पांचवा उदाहरण है जो आया है सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है। तो जो आया है सो जाएगा, तो यहाँ पर भी हमने क्या है, संबंध को दर्शा दिया है। तो आई होप कि आपको ये सर्वनाम भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको इसकी भी सही पहचान याद रखनी है। जब भी वाक्यों में इन शब्दों को आप देखेंगे तो आप अच्छे से फाइंड कर पाएंगे कि कौन सा सर्वनाम है। अब हम चलते हैं इनके नेक्स्ट सर्वनाम की ओर। तो दोस्तों, पांचवा सर्वनाम है हमारे सामने प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम इसके भी नाम से स्पष्ट होता है कि इसमें हम प्रश्न पूछने की बात करते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या कहती है, जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि हम कभी प्रश्न पूछते हैं, कौन से, किन्हें, किस आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। कौन, क्या, कैसे और कहाँ आदि शब्दों का प्रयोग करके भी हम क्या है, प्रश्नों को पूछते हैं। तो ये आप लोगों को ये शब्दों को भी अच्छे से याद रखना है। जब हम इन शब्दों से प्रश्न पूछते हैं तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो पहला उदाहरण है हमारे सामने, वहाँ सीढ़ियों में कौन खड़ा है। तो यहाँ पर सीढ़ियों में कौन खड़ा है, तो हम प्रश्न ही पूछ रहे हैं, तो हम किससे प्रश्न पूछ रहे हैं, कौन शब्द से। दूसरा उदाहरण है आज तुमने क्या खाया। आज तुमने क्या खाया यानी कि हमने यहाँ पर भी प्रश्न पूछा है। तीसरा उदाहरण है कल तुम किससे बात कर रहे थे। तो यहाँ पर भी क्या है, प्रश्न पूछ रहे हैं। चौथा उदाहरण है आप कहाँ जा रहे हो। तो आप कहाँ जा रहे हो, हम यहाँ पर भी प्रश्न पूछ रहे हैं। तो जब भी हम प्रश्न पूछते हैं तो कौन, किन्हें, किस, कौन, क्या, कैसे और कहाँ, हम इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछते हैं। पांचवा उदाहरण है क्या आपके पास कोई किताब है। तो क्या आपके पास कोई किताब है, यहाँ पर भी हम क्या है, किताब पूछने के प्रश्न कर रहे हैं। छठा उदाहरण है तुम कौन सा खाना पसंद करते हो। तो यहाँ पर भी हमने क्या है, कौन से शब्द करा है कि आप कौन सा खाना पसंद करते हो। सातवां उदाहरण है इस काम को किसने किया है। तो यहाँ पर भी हम पूछ रहे हैं कि इस काम को किसने किया है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में सीधा सा होता है कि हम यहाँ पर प्रश्नों को पूछते हैं
और प्रश्नों को जब हम पूछते हैं तो किन शब्दों का प्रयोग करते हैं आपके सामने लिखे हुए हैं, तो इनको भी आपको अच्छे से क्या है, इनकी पहचानों को याद अच्छे से रख लेना है। नीचे कुछ हेडिंग लिखी हुई है कि इन सर्वनामों में कौन तथा किससे प्राणीवाचक के लिए प्रयुक्त हुए शब्द हैं, लेकिन क्या से जब हम प्रश्न करते हैं तो अप्राणीवाचक शब्द, अप्राणीवाचक के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो कौन तथा किससे जब हम प्रश्न करते हैं तो प्राणीवाचक के लिए करते हैं, और क्या से जब हम प्रश्न करते हैं तो अप्राणीवाचक के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें ये भी क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट सर्वनाम की ओर। तो दोस्तों सर्वनाम के 6 भेद में से हमने 5 भेद पढ़ लिए हैं। इसका लास्ट भेद है जिसका नाम है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम इसके भी नाम से स्पष्ट होता है कि हम यहाँ पर निज यानी कि हम स्वयं अपने लिए बात करते हैं। इसकी परिभाषा क्या कहती है, तो इसके अंतर्गत वे सर्वनाम आते हैं जिनका प्रयोग वक्ता और लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं। इसका प्रयोग, इसका प्रकार जो होता है, वक्ता या लेखक जिस सर्वनाम शब्दों का बोध कराता है उन्हें अपने निज, जिनका प्रयोग करता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जो वक्ता होता है या लेखक होता है वह स्वयं अपने लिए प्रयोग करते हैं, और वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम शब्दों का बोध कराता है उन्हें अपने लिए जिनका प्रयोग करता है इसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि आप, अपने आप, खुद, निज, स्वतः, स्वयं। तो निजवाचक सर्वनाम में लेखक और वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं। इनकी भी पहचान आपके सामने लिखी हुई है कि आप, अपने आप, खुद, निज, स्वतः, स्वयं। ध्यान रहे कि यहाँ प्रयुक्त तो आप स्वयं के लिए प्रयुक्त है, जबकि कि पुरुषवाचक मध्यम पुरुष में आदरणीय सर्वनाम आप से अलग है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर जो आप शब्द का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर आप जो है स्वयं के लिए प्रयोग हुआ है, लेकिन हमने पुरुषवाचक सर्वनाम में जो हमने मध्यम पुरुष वाला सर्वनाम देखा था उसके अंदर भी आप वाला शब्द आया था, लेकिन ये वाला आप और ये वाला आप दोनों ही अलग है। यहाँ पर हम आप के लिए, स्वयं के लिए प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जब हमने मध्यम पुरुष में जब आपका प्रयोग किया है तो वहाँ आदरणीय सर्वनाम का अलग, आदरणीय सर्वनाम के लिए किया है। तो यहाँ वाला आप और ये वाला आप दोनों ही अलग अलग है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। नीचे हेडिंग लिखी हुई, कभी कभी कुछ शब्द भी सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि कुछ न कुछ, कोई ना कोई, सब कुछ, हर कोई, कुछ भी, कुछ कुछ आदि। तो कभी कभी इन शब्दों का भी जो है प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों निजवाचक सर्वनाम के भी कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं हमारे सामने। तो पहला उदाहरण है, यह कार्य अपने आप ही कर लूँगा, मतलब कि यह कार्य मैं अपने आप कर लूँगा यानी कि स्वयं ही मैं कर लूँगा। तो यहाँ पर भी स्वयं की बात हो रही है। दूसरा उदाहरण है हमारे सामने, हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए। तो हमें यहाँ पर अपना काम जो है हमें अपने आप करना चाहिए कि हमें स्वयं ही करना चाहिए। तीसरा उदाहरण है, स्वयं के लिए जीना व्यर्थ है। तो यहाँ पर जो है अपने लिए जीना क्या है, व्यर्थ है। तो यहाँ पर भी क्या है, अपने स्वयं की बात हो रही है। चौथा उदाहरण है, वह स्वतः ही जान जाएगा, यानी कि वह खुद ही जान जाएगा। पांचवा उदाहरण है, मैं अपने आप चला जाऊंगा, यानी कि मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। तो दोस्तों निजवाचक सर्वनाम में स्वयं अपने लिए बातें होती हैं, तो इनकी पहचान होती है, इनकी पहचान को भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर होते हैं सर्वनाम के 6 भेद, और 6 भेदों को हमने एक एक करके अच्छे से डिस्कस कर लिया है। सारे उदाहरणों को हमने देख लिया, इनकी पहचानों को देख लिया और इनकी परिभाषाओं को भी हमने समझ लिया। तो दोस्तों यहाँ पर होते हैं सर्वनाम के 6 भेद खत्म। अब इनके बाद हम पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके हम महत्वपूर्ण बिंदु को भी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों पहला बिंदु है हमारे सामने, क्या कहता है कि सर्वनाम के स्थान पर संज्ञाओं का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि सर्वनाम का जो प्रयोग, सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरा उदाहरण है, मैं एक वचन और हम बहुवचन। मैं एक वचन और हम जो होते हैं बहुवचन, अतः मैं के स्थान पर हम का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है इसका, यह का बहुवचन ये होते हैं और वह का बहुवचन वे होते हैं। मतलब कि यह का बहुवचन ये होते हैं तथा वह का बहुवचन वे होते हैं, अतः इनका प्रयोग भी इसी रूप में होना चाहिए। चौथा पॉइंट है, सर्वनाम का लिंग वचन नहीं होता है जो संबंधित संज्ञा शब्द का होता है। यानी कि संज्ञा का लिंग वचन कारक होता है लेकिन सर्वनाम का लिंग वचन कारक नहीं होता है। पांचवा पॉइंट क्या है कि सर्वनाम का प्रयोग तभी किया जाए जब उसके पूर्व में संज्ञा का प्रयोग किया जा चुका हो, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि यदि कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो इसके शुरू में ही क्या है, संज्ञा का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि वाक्य में संज्ञा शुरू में आ गई है इसके बाद ही क्या है, हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। और सर्वनाम का प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर ही तो करते हैं ना, तो संज्ञा जब वाक्य में आएगी तभी सर्वनाम का प्रयोग हम करते हैं। तो पांचवा पॉइंट ये कहता है। छठा पॉइंट क्या कहता है, तो छठा पॉइंट कहता है आदर सूचक वह
का एक वचन उनसे या उन्होंने होता है। जब भी आदर सूचक जब हम शब्द वह का एक वचन होता है तो उनसे या उन्होंने होता है। इसी तरह आदर व्यक्त करने के लिए वह के स्थान पर उसका बहुवचन रूप वे प्रयुक्त होता है। तो वह के स्थान पर जब हम बहुवचन बनाते हैं तो वे शब्द का प्रयोग करते हैं। 7 पॉइंट क्या कहता है, सभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम एक वचन पुल्लिंग होते हैं, अतः इनके साथ स्त्रीलिंग और बहुवचन क्रियाओं का प्रयोग नहीं होता है। 8वां पॉइंट है, वाक्य में एक ही वस्तु या घटना स्थिति के सूचक सभी सर्वनाम की ही होने चाहिए। मतलब कि वाक्य में एक ही वस्तु या घटना या स्थिति के सूचक सभी सर्वनाम एक ही होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। 9वां पॉइंट क्या कहता है कि नकारात्मक वाक्य में जो कुछ और कुछ न कुछ का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में ही क्या है, नेगेटिव होते हैं। तो नकारात्मक वाक्यों में जो कुछ और कुछ न कुछ का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। 10वां पॉइंट है, सब कोई का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। तो सब कोई का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। तो ये देखें हमने दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि सर्वनाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग होता है, हमने सारे ही 10 जो पॉइंट थे, महत्वपूर्ण बिंदु थे, इन पे हमने चर्चा करी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।